हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम जो क्लास 12 चैप्टर का ये मेरा थर्ड लेक्चर है। चैप्टर 1 है, क्या है? कूलॉम का नियम वाला, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र तथा इस चैप्टर का नाम ही भूल गया मैंने तो, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसका हम क्या करेंगे, थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? मैं सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप यहाँ से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। इससे पहले का मैं सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कूलॉम का नियम भी कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर, तो कृपया ज़रूर देखें। ठीक है, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये जो है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसका मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सॉल्व करवाने वाला हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं फिजिक्स क्लास 12 का। तो हो सके तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हर एक चीज़ यहाँ पर सटीक रूप से पढ़ाई जाएगी, सटीक नॉलेज दी जाएगी एकदम। ठीक है, तो मैं आप शुरू करूँगा कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। क्या शुरू करूंगा? कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। यहां पर हम देख रहे हैं कि बल जो होता है एक सदिश राशि होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और पता होगा ही कैसे ना, क्योंकि आपने क्लास 11 पढ़ रखा है कि क्लास 11 में गर्दा मचा रखा है, इधर उधर मस्ती तो कर रहे होगे क्लास 11 में। चलिए, कोई बात नहीं। कूलॉम के नियम के अनुसार आप जानते होंगे सीधी सीधी बात कि बल एक सदिश राशि है। ठीक है, बल क्यों सदिश राशि है? क्योंकि वहाँ पर इन्सुलेशन जो होता है एक सदिश के रूप में यूज किया जाता है। एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो एम क्या है? एम तो सदिश राशि नहीं है क्योंकि वो सिर्फ परिमाण होता है, लेकिन ए जो है एक्सेलरेशन होता है, एम इंटू ए मल्टीप्लाइड किया जाता है, तो इसलिए बल भी एक सदिश राशि बन जाता है। बातें समझ में आ रही है? तो कूलॉम के नियम का भी सदिश संकेतन में लिखना जो होता है एकदम उत्तम होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम जो दो पॉइंट मानेंगे, दो आवेश लेंगे Q1 तथा Q2। ये है आपका Q1 आवेश और ये है आपका Q2 आवेश। बातें समझ में रही है? ये है आपका Q1 आवेश और वो है आपका Q2 आवेश। ठीक है, और जो Q1 Q2 होना चाहिए वो इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Q1 Q2 क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हम जो Q1 Q2 हमने लिया वो होना चाहिए Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? Q1 Q2 का जो होना चाहिए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम सदिश स्वरूप लिखेंगे। ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, Q1 भी प्लस चार्ज है, Q2 भी प्लस है। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समान आवेश है, समान पॉजिटिव, समान जो है चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगा करके दूर भगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे Q2 के द्वारा Q1 पर जो लगने वाला बल है वो कहाँ होगा? रिपेल करेगा, तो ये कहीं इधर की तरफ होगा। F12 ये वेक्टर फॉर्म में होगा, F12। बातें समझ में आ रही है? वेक्टर F12, इसका मतलब क्या हुआ? 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल। इसी तरह अगर हम देखें तो Q1 के कारण Q2 पर जो लगाया गया बल होगा वो कहीं इस तरह होगा, F21। बातें समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम डॉट डॉट करके इस तरह मिलाते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब हम एक पॉइंट O लेते हैं
एक पॉइंट ओ लेते हैं और इसका त्रिभुज निर्मित करते हैं एक सदिश स्वरूप बनाने के लिए। त्रिभुज निर्मित करिए एक सदिश स्वरूप बनाने के लिए। क्या करेंगे? एक सदिश स्वरूप बनाने के लिए त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये देखिए, जो ओ से जो है आपकी ये इस पॉइंट की जो दूरी है, ओ से Q1 चार्ज की जो डिस्टेंस है, वेक्टर जो है R1 है। वेक्टर क्या है? R1 है। और इसी तरह Q2 से जो O की डिस्टेंस है वो जो है वेक्टर R2 है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर इसके कारण Q2 से मतलब इसके दिशा में अगर देखा जाए तो किस सदिश से हम निरूपित करेंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे? Q1 से Q2 की ओर स्थित जो सदिश विस्थापन होगा आपका R कैप 2 1 होगा। R कैप 2 1 होगा। कैप समझते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर Q2 से Q1 की ओर जो सदिश होगा वो आपका विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश जो होगा वेक्टर R1 2, यहाँ पर R कैप होगा। ठीक है, R कैप 1 2। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर R1 2 जो होगा, यहाँ पर हम वेक्टर R1 2 जो होगा आपका वेक्टर R1 2 की बात करेंगे। तो वेक्टर R1 की 2 की हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वेक्टर R1 2 का मतलब क्या होता है? वेक्टर R1 2 का मतलब क्या होता है? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसका मतलब ये होता है। क्या होता है? वेक्टर R1 2 का मतलब होता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब देखिए यहाँ पे R कैप 2 1 का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर R कैप 2 1 का वैल्यू क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा होगा कि R कैप जो होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपान में मॉड वेक्टर R होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे वेक्टर R21 को, यहाँ पर R कैप 2 1 को क्या लिखेंगे? वेक्टर R21 अपान में वेक्टर, यहाँ पर अब माड वेक्टर है, माड को बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वेक्टर R21। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये R21 है, इसको हम अगर R12 कर दे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर R12 अपान में R क्या लिखेंगे? R जो लिखेंगे 1 2 और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये क्या करा हमने? 2 1 है, इसको हमने 1 2 कर दिया तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस R कैप 2 1 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? चलिए अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो आरोपित बल है, आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो आरोपित बल है क्या है? F21। क्या होगा? Q1 के कारण Q2 पर आरोपित जो बल है वेक्टर F21। और हमने कूलाम के नियम के अनुसार क्या पढ़ा था कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उसके लिए जो बल लगेगा F इक्वल टू KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि
के का वैल्यू यहाँ पर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एफ वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, यानी कि R21 का स्क्वायर और इंटू जो कैप लगेगा R क्या लिखेगा R कैप 21, क्योंकि इसी दिशा में है तो हम कैप लगाएंगे R कैप 21। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसी तरह आवेश Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है क्या है F12 वेक्टर F12। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी तरह Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल है वो क्या है F12 वेक्टर F12। और इसका बहुत ही खास उपयोग है, क्या है खास उपयोग है। तो इसका खास उपयोग मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, ये न्यूमेरिकल में अच्छे तरीके से यूज होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है। बातें समझ में आ रही है क्या? तो क्या लिखेंगे, फोर्स F12 यानी वेक्टर F12 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 अपान R21 यानी कि यहाँ पे होगा R12 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटू जो इसका कैप लगेगा, ये वाला लगेगा कैप इस दिशा में है तो R कैप 12। कहीं आपको ये नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? इसका मतलब है ये देखिए, इसका मतलब ये देखिए और यहाँ पे ये देखिए, ये दो चीज़ें देखिए। यहाँ पर क्या है वेक्टर R21 अपान में R21, वेक्टर R21 अपान में R21 का स्क्वायर। ये बातें समझ में आ रही है? ये वाला आ गया, इसको हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकते हैं हम R12, यहाँ पर कहीं देख रहे होंगे आप R12 अपान में R12। ये बातें आपको समझ में आ रही है? इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए R21 R कैप 21 ये है। अब इसको मैं लिखना है R12 कैप में लिखना है, यहाँ पर R12 कैप है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर F21 के बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है माइनस वेक्टर F21? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये F21 है, यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देंगे तो ये चेंज हो गया 12 कैप हो जाएगा 12। यहाँ पर देखिए हमने माइनस लगाया, यहाँ पे ये चेंज हो गया R कैप 12। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे R कैप 12 आ गया, यानी कि माइनस जो होगा आपका F21 के बराबर हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? क्यों नहीं घुस रहा है आपके दिमागों में? क्या चंचलता है आपके दिमागों में? क्या चल रहा है? ये 11 नहीं है, ये 12 है बाबू, बोर्ड एग्जाम है। तो ये बातें आपको समझ में नहीं? यही है आपके कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। क्या है? यही है आपके कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। इसका हम एक अच्छे तरीके से यूज करेंगे। इसका निकलता क्या है कि जो दे रखा है बुक के अनुसार, जो दे रखा है, क्या निकलता है कि यदि Q1 व Q2 विपरीत चिन्हों के अगर आवेश हो जाए, यहाँ पर तो समान चिन्हों के आवेश है, ठीक है। अगर विपरीत चिन्हों के आवेश हो जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो आजा मुझसे मिलने, तो अट्रैक्ट करेंगे
तो क्या होगा, इसके लिए इस प्रकार हमें सजातीय तथा विजातीय आवेशों के लिए अलग अलग समीकरण फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अलग अलग समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग समीकरण के लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम समीकरण एक के समीकरण जो है ये सारी चीजें है, समीकरण 1 जो है यहाँ पर हमने समीकरण इसको 1 मान लिया, समीकरण 1 को ये अनुसार हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्रकरणों को दर्शा सकते हैं, समीकरण 1 के ही अनुसार प्रकरणों को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माइनस चार्ज आवेश है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आप समझ गए होंगे, और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का यूज कैसे होगा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का यूज यहाँ पर कैसे हुआ है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का यूज यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज़ें, तो ये वाली चीज़ें जो होगी आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे यूज होगा, या फिर अभी समझा देता हूँ आपको, क्या दिक्कत है यार, अभी समझा दूंगा मैं आपको, नोट करना हो नोट कर ले इसे। चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए आता है आता है आता है आता है, उसी को क्वेश्चन में मैं सॉल्व करवा दूंगा यार, छोड़ो ना, दिमाग क्या खराब करता है, दिमाग का दही मत करो। अब देखिए हम वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से हम तुलना करेंगे, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना क्या होगा, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे। क्या आपने 11 में पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, मेरा क्या ले जाओगे, नहीं पढ़े हो तो मेरा क्या ले जाओगे। क्लास 11th का जो होता है फिजिक्स का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ये फिजिकल टू क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम अनुसार ए फिजिकल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल ए फिजिकल टू क्या होता है, Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ पर के है एक कांस्टेंट है, के का वैल्यू यहाँ पर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बातें समझ में आ रही है क्या? देखिए यहाँ पर Q1 Q2 की जगह पर क्या यूज किया गया है, यहाँ पर M1 M2 यूज किया गया है। ये के नियतांक की जगह पे इसमें क्या यूज किया गया है, जी यूज किया गया है। तुलना करेंगे एक जगह से, डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। तो इसमें जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन इसमें जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल में दोनों द्रव्यमानों के जो दो पिंड है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसमें जो होता है इस तरह से कहीं आवेश होते हैं, यहाँ पे Q1 आवेश, यहाँ पे Q2 आवेश, लेकिन इसमें जो होते हैं दो पिंडों के बीच का ये बल को बताता है। दो पिंड, ये M1 द्रव्यमान का है
और ये है m2 द्रव्यमान, इसके बीच में है r डिस्टेंस है और इसके बीच में भी r डिस्टेंस है। डिस्टेंस से कोई फर्क यहाँ पर कोई नहीं पड़ता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसमें भी आ रहा है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। कोई फर्क, कोई बातें ऐसी हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई बातें ऐसी हो जो आपको समझ में ना आ रही हो, मैं आपको बता दिया। आप चाहे तो आप अपने तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होते हैं। वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। आपको बातें समझ में आ रही हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण के लिए दो प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। इसी तरह हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच और भी अधिक अर्थात 10⁻43 गुना बड़ा होता है। दो प्रोटॉनों के बीच कितना होता है? 10⁻36 गुना होता है, बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो होता है आपका 10⁻43 गुना बड़ा होता है। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम करेंगे यूज क्या अब हम आगे बढ़ेंगे कि सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थित वैद्युत बल क्या है? सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थित जो होगा स्थिर वैद्युत बल, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें था कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझा दिया यार, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, कुछ नहीं था, बस इस तरह तुलना कंपेयरिंग करना था यार, कुछ नहीं था इसमें। चलो अब हम आते हैं, अब अंदर घुट जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब मजा आने वाला है, कहीं फिजिक्स में अब मजा आने वाला है। देखिए सतत आवेश के कारण क्या लिखेंगे? सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। सतत आवेश वितरण के कारण सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थित वैद्युत बल। ठीक है, यहां पर हम आते हैं रैखिक आवेश वितरण की बातें करते हैं। इसके पहले मैं चर्चा करूंगा रैखिक आवेश किसे कहते हैं। रैखिक आवेश किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व या फिर रैखिक आवेश कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? क्या बोलेंगे एक बार फिर से? रैखिक आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश कहते हैं। इसको हम क्या किससे इंडिकेट करते हैं? लेम्डा से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है? लेम्डा, रैखिक आवेश। रैखिक आवेश, इसको हम लेम्डा से इंडिकेट करते हैं। लेम्डा इक्वल टू Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व से पहले यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व, तो इसके बाद में बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व से पहले हम लोग रैखिक आवेश घनत्व, अगर ये लेम्डा जो है परिवर्तित है तो हम कैसे
इसका क्यू का आवेश का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लेमडा अगर परिवर्तित हो जाए, मान लो यहाँ पे इस तरह ये आपका एक तार दिया हुआ है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, और ये लेमडा जो है जो भी है, प्लस क्यू छोड़ो अभी, लेमडा इसका परिवर्तित है, ठीक है, ठीक है, लेमडा इसका परिवर्तित है, ऐसे कुछ। तो इसका हमें क्या निकालना है, जो इस पर आवेश जो है, इस पर आवेश क्या होगा, इसको हमें निकालना है। लेमडा परिवर्तित, लेमडा परिवर्तित, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वो ओरिजिन। तो लेमडा परिवर्तित है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हम रैखिक आवेश घनत्व। यहाँ से ऐसे कुछ जोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ जोड़ देते हैं, इसको हम वेक्टर R1 मान लेते हैं, वेक्टर के अनुसार कर लेते हैं। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, लेमडा जब परिवर्तित हो तो हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, ठीक है ना, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। यहाँ से हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का मार्क लगा देंगे, समझ में आया, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का मार्क लगा देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी एल है ना, तो इसका जो क्या है, जो डी एल है, तो इसका जो लगेगा लिमिट, ये जो है एल का ही, लंबाई का ही लगेगा, तो 0 से लेकर के एल तक लगा लेते हैं लिमिट। यहाँ पर अगर हम देखें तो एल पर क्यू आवेश है, एल पर क्या है, क्यू आवेश है, तो 1 पर क्या आवेश होगा, 1 पर लेमडा आवेश है, 1 पर लेमडा, तो dx पर आवेश क्या है, लेमडा dx। कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लेमडा dx की जगह पर हमने लेमडा dl रख दिया, यहाँ पर हम dx की जगह पर dx भी लिख सकते हैं, dx लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, dx लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो हो आपका फार्मूला हुआ, अगर लेमडा परिवर्तित हो तो, लेमडा परिवर्तित हो तो ये होगा, ठीक है, लेमडा परिवर्तित हो तो ये होगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, क्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, फिर से बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लेमडा इंटू लेमडा, यहाँ पर एल होगा, सॉरी 0 टू एल लेमडा डी एक्स, ये आप नोट करेंगे। अब बात आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो आइए हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सेकंड नंबर है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो इससे इसको हम जो इंडिकेट करते हैं वो सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। इसके अनुसार हम क्या परिभाषा बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से सुनिए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर अगर देखिए तो एरिया, यहाँ पर देखिए पूरे एरिया पर जो आपका आवेश है, इस तरह एक हो गया, इस पर जो पूरा एरिया पर जो आवेश है आपका प्लस क्यू हो गया, पूरे एरिया पर जो आवेश है प्लस क्यू आवेश हो गया। पूरे एरिया पर जो आवेश है आपका प्लस क्यू हो गया, तो 1 पर क्या होगा, सिग्मा है, यही तो लिखा 1 पे सिग्मा, 1 एरिया पर, यही तो लिखा हमने। इसके बाद अब देखिए तो डीए एरिया पर क्या होगा, डीए यानी कि अल्प एरिया, डीए का मतलब क्या हुआ, अल्प एरिया, तो डीए एरिया पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। क्या बातें आपको समझ में आ रही है, हमने क्या करा, दोनों तरफ डीए से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या,
दोनों तरफ हमने क्या किया, डी ए से मल्टीप्लाई, डी ए इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब देखिए यहाँ पर अगर क्या हो, सिग्मा परिवर्तित हो, सिग्मा परिवर्तित हो, तो हम पहले यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा ए हो सकता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? Q इक्वल टू सिग्मा ए हो सकता है। अगर हमें सिग्मा परिवर्तित हो, यहाँ पे सिग्मा अगर परिवर्तित हो, सिग्मा परिवर्तित हो, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? सिग्मा परिवर्तित हो तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए, आ रही है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, और इसको मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ कि वलय में, जैसे वलय होता है और एक चालक गोला में इसका क्या यूज है और कैसे इससे फाइंड करेंगे, ये जो आप याद कर लेंगे, ये सारी चीज़ें अगर याद कर लेते हैं जो मैंने बताया, तो आगे जो होगा आपका जो वैद्युत क्षेत्र या जो भी होगा उसको निकालने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये बातें अगर समझ गए होंगे तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका यूज मैं बताता हूँ थोड़ा सा। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ, सिर्फ इतने वाले को मिटाऊंगा, अब इसकी आवश्यकता है हमें। किचिक 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 किचिक, ये ऐसा था, इस पर प्लस के ऐसा था। बातें समझ में रहेगा? अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व की मैं बात कर रहा था। अब अगर वलय में हो, मान लीजिए यहाँ पर वो एक वलय दे दिया, ले बेटा तू पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका फाइंड कर। इसका जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा है, ठीक है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इस पर हम क्या लेंगे, इसका जो पूरा जो रेडियस है इसका आर है, ठीक है, ये पूरा जो रेडियस है आपका आर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर नहीं कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक छोटी सी पट्टी, एक गोले आकार का पट्टी काटेंगे इस टाइप से, और इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। इसका यूज मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, और इसका स्मॉल आर लेते हैं, और इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, और हमें क्यू आवेश इस पर फाइंड करना है, वलय पर क्यू आवेश कितना है आपका। तो यहाँ पर हम क्यू आवेश फाइंड करेंगे, ये है आपका वलय, और इस पर हम क्यू आवेश फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे Q इज इक्वल टू, ये लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी, यही तो हमने लिखा। क्या लिखा? Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए। डी ए जो है इसका डी ए क्या होगा, ये जो पट्टी कटेगी ये अंदर की तरफ, एक वलय है तो इसके पट्टी कटेगी, एक चकती की तरफ कटेगी, तो क्या होगा, जो चकती की तरफ कटेगी तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। होता है, होता है, होता है ना, हाँ। तो डी ए इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़िएगा, डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर, क्योंकि यहाँ पर हमें डी ए की आवश्यकता पड़ेगी, तो डी ए इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़े हैं तो मैथ में ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, क्लास 12 के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो आपको फिजिक्स नहीं आएगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, इंटीग्रेशन वैसे तो मेरी वीडियो मेरी जो चैनल पे है अपलोड है, आप फर्स्ट से इंटीग्रेशन देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे निकाला जा रहा है, ये आप प्ले लिस्ट में बनी हुई है, ये फर्स्ट से आप देख सकते हैं। या फिर आपको डिफरेंशिएशन और
इंटीग्रेशन आपको पढ़ना ही होगा, कैसे भी आपको करके पढ़ना ही होगा, तभी आप फिजिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने डिफरेंशिएशन किया, डी इक्वल टू 2 πr dr, हमने यहाँ पर यहीं रख दूंगा, क्यू का जो निकालेंगे अब इस पर कितना होगा इस वलय पे, तो हम इस तरह लिखेंगे, सिग्मा लिख देंगे और डी ए की जगह पे हम 2 πr dr लिख देंगे, 2 πr dr लिख देंगे। और जो है ये लिमिट लगेगा, ये जीरो है, ओ है, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक लिमिट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डी आर है, रेडियस की बातें चल रही है। जब ये देखा जाता है तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, और ये आपका फाइंड हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इस पर कितना आवेश है ये आपको फाइंड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए इसका यूज कितना होगा। तो आप हर एक चीज़ को, और ये सारी जो चीज़ें हैं कोचिंगों में नहीं बताई जाती है, किताब में जो दिया है नूतन प्रकाशन या फिर कौन सा प्रकाशन है, मैंने भी आपको दिखाया था नूतन प्रकाशन, ये कुमार मित्तल जी का है, ठीक है, ये मेरे पास भी है। तो उसका मतलब टॉपिक देख कर है, ये टॉपिक क्या है उसी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं हमारे पास तो पूरी नॉलेज है, इसलिए मैं क्या करूँगा, टॉपिक देखूँगा आपका क्लास 12 का क्या टॉपिक है, उसी से रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी है, इस चैप्टर में जो भी है उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर बात आएगी आयतन आवेश घनत्व। क्या बात आएगी? आयतन आवेश घनत्व। इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? रो से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? रो से इंडिकेट करते हैं इसको। बातें समझ में आ रही है? इसको हम रो से इंडिकेट करते हैं, तो हम आयतन आवेश घनत्व की हम बात करेंगे। नोट करना हो तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए, वहाँ से स्टॉप करके इसको नोट कीजिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन, या फिर फेसबुक से हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक नेम है मेरा प्रदीप वर्मा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और मैसेंजर के द्वारा आप हमें कुछ भी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे तो वहाँ पर मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस पर नंबर नहीं लिख सकता। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं। हमें फेसबुक नेम है प्रदीप वर्मा, ठीक है। चलिए आयतन आवेश घनत्व की अब हम बात कर लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व, इसको जो हम इंडिकेट करते हैं, आयतन आवेश घनत्व को रो से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? रो से। रो इक्वल टू होता है Q/V। कुछ नहीं है याद करने में यार, इसका जो थ्योरी है, थ्योरी जो परिभाषा है, कुछ नहीं याद करने में, बहुत आसान सा है। अब देखिए यहाँ पर Q/V यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या बोल देंगे? आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। क्या बोलेंगे आप? कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। बातें समझ में आएगी? रो इक्वल टू Q/V, वेयर V इक्वल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम मीन्स आयतन, वेयर V इक्वल टू वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर हम Q निकालते हैं तो Q इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू V, ठीक है। अगर यहाँ पे रो परिवर्तित हो, रो जो हो आपका परिवर्ती हो, यदि रो परिवर्ती हो, इन सब चीज़ों का ये इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा आपको फाइंड करना। अगर यदि रो परिवर्ती हो तो हम क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dV। Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dV। ये भी आप नोट करेंगे साथ में। बातें समझ में आ रही है क्या? देखिए ये कहाँ यूज आपके पढ़ने वाला है? वैद्युत क्षेत्र में अगर आवेश निकालना हो, Q निकालना हो, मान लीजिए ये गोला है, गोला है, ये तो गोला 2D में नहीं बन सकता, ठीक है, 3D का चीज़ है यार, गोला इस तरह 2D में नहीं बन सकता। ये है आपका गोला, ठीक है। यहाँ इसका वॉल्यूम होता है, गोले का होता है वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, और वृत्त का क्या होता है? एरिया होता है। समझो जरा अंतर। मैथ की जो बेसिक से और अंत तक आपको याद रखने ही पड़ेगा फार्मूला वगैरह,
ठीक है। कोई कुछ बोल जाता है तो कोई कुछ बोल जाता है, कोई a+b का होल स्क्वायर बोल जाता है, कोई अगर BA BSc में जाओगे तो कोई कखा भूल जाएगा लिखना, तो कैसे काम चलेगा यार। बेसिक आपको जो भी है पीछे की चीज़ें को आप दोहराते रहे। यदि किसी चीज़ को, मान लीजिए रोटी को नहीं पलटते हैं तो आपकी रोटी जल जाती है, पान के पत्ते को अगर नहीं पलटते हैं तो आपके पान के पत्ते सड़ जाते हैं। इसी तरह आप अपने पेज को नहीं पलटेंगे, किताब के पेज को नहीं पलटेंगे तो आपके किताब का जो है, जो माइंड में सेटअप है वो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को, आप पीछे से दोहराते रहिएगा। आप क्लास 12 में चले गए हैं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मुझे क्लास 10th का क्या ज़रूरत है, क्लास 10th के सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है, क्लास 11th के जो भी है पढ़ाया गया उसकी क्या ज़रूरत है। नहीं जी, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए आप इसको याद करके रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं गोला पे, ठीक है ना। तो गोला पे बात करेंगे तो इस पर आवेश Q फाइंड करना है और इसकी वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे गोला का, ठीक है, तो गोले के बात करने के लिए इसका क्या होता है, इसका हम निकालेंगे Q, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू 4πr² dr। कैसे ये आया 4πr², dv का वैल्यू कहाँ से आया, v का जो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। कहो कि ये भी नहीं याद है, गोले का वॉल्यूम ये भी नहीं याद है, ये क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था, आवश्यकता पड़ी ना यहाँ पे, तो आप याद करके रखिए। वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dv, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्वयं का, तो यहाँ पर 4/3 ये कांस्टेंट है और पाई r³ का होगा 3r² dr। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो dv का जो वैल्यू है आपका 4πr² dr। हमने यही लिखा है यहाँ पे 4πr² dr। बातें समझ में आ रही है क्या, बातें समझ में आ रही है क्या। इसके बाद जो अगला जो है आपका टॉपिक, पृष्ठीय आवेश की बात हो गई, वैद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं की। तो वैद्युत क्षेत्र और बल रेखाएं मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, किसी विद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सारी टॉपिक है आपकी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी टॉपिकें हैं। और एक और टॉपिक लास्ट में है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक और टॉपिक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो ये सारी टॉपिक मैं आपका अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। ये आपका जो होगा, आपका फर्स्ट चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और या तो एक लेक्चर या फिर 2 लेक्चर थ्योरी के लिए आप बन सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल के लिए भी बनेंगे तो उसके लिए भी लेक्चर की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके लिए भी वीडियो कर सकता होगी तो वीडियो बनाऊंगा। न्यूमेरिकल का भी जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे, जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा। क्वेश्चन जो होगा आपके बोर्ड पर दिखेगा, ठीक है, और उसके अनुसार मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बातें समझ आ रही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है मेरी वीडियो, कैसा लगा ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा क्लास 12 से रिलेटेड हो या फिर और किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप मेरी वीडियो फर्स्ट में आप तुरंत ही देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज की वीडियो कल देखते हैं, कल की वीडियो परसों देखते हैं, तो मैं हो सकता है एक दिन में मैं 2-3 भी वीडियो अपलोड कर देता हूं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कतें आएगी, क्योंकि मेरा एक जो लेक्चर होता है कम से कम आधे घंटे का लेक्चर होता है, अधिकतर मेरी 1 घंटा से ऊपर तक की भी लेक्चर जा सकती है। बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कम से कम आधे घंटे का लेक्चर होता है, तो इसको पढ़ने के लिए पहले तो आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बाद लिखेंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम लॉस हो सकता है, एक दिन में नहीं कवर हो पाएगा। इसलिए डेली की डेली वीडियो आप ज़रूर देखा कीजिए, डेली मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।